देखो बबुआ, हमारी बात सुनो ध्यान से। अब तक हमने पढ़ाया तुमको क्या? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक सारा पढ़ा दिया। 12 की 12 अनुसूचियाँ पढ़ा दी। कौन सी अनुसूची ज़्यादा इंपॉर्टेंट? 5वीं और 6ठी तो बहुत इंपॉर्टेंट। 5वीं 6ठी की भी तुम्हें ना वीडियो भी दिखाई स्पेशल तरीके से, देखनी चाहिए। और भी 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में और भी कुछ डेप्थ बातें पता लगा, वो भी पता कर लियो। 7वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसका विषय, उस पर भी कभी सवाल पूछ ला। सही बात, जो तुम पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लोगे तो वहाँ तो पता लगा तुम्हें। लेकिन इस मेंस के क्वेश्चन भी बने हुए, जो मेंस के क्वेश्चन बने हुए वो मैंने साथ साथ लिखवा रखे। देखो साथ साथ क्वेश्चन लिखवा रखे, जो क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। बबुआ देखो क्या सवाल बनता है भाई, इन क्वेश्चनों का मेंस के क्यों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, इनके उत्तर के होंगे क्या, क्या बनाओगे, ध्यान से देखना बड़े प्यार के साथ, ठीक है? क्यों ये क्वेश्चन हमारे पास है, अपना भी बड़े साहब। देखो ध्यान से, भाग 1 आर्टिकल 1 to 4, 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अच्छा, सवाल क्या है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की प्रकृति अपने आप जैसे ही देशों के संघात्मक प्रकृति से किस प्रकार भिन्न है, प्रकाश डाले। ये सवाल हमारे पास ये पूछ रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति अपने ही देशों की संघात्मक प्रकृति अपने ही जैसे देशों की संघात्मक प्रकृति से किस प्रकार भिन्न है। हमारे यहाँ की कौन से प्रकार की संघात्मकता, यानी संघात्मकता की बात कर रहा है। हमारे यहाँ राज्य चाहकर भी, हमारे जो स्टेट है ना, वो सेंटर तक चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, चाहकर भी। सही बात, हमारे यहाँ संघीय प्रकार की संघात्मकता, यूनियन प्रकार का फेडरेशन है हमारे यहाँ से। सही बात यह तो उसे यही बता रहा है, वगैरह और देश भी है जहाँ संघात्मकता, लेकिन उनसे भी अलग हमारे यहाँ अलग प्रकार की संघात्मकता। जहाँ कभी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। पहले आर्टिकल में लिखा हुआ इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ द इंडिया। हमारे यूनियन प्रकार की संघात्मकता, यूनियन प्रकार का फेडरेशन है ना, संघीय प्रकार की संघात्मकता। राज्य चाहकर स्टेट सेंटर से चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, कितनी भी एफर्ट एडी चोटी का जोड़ लगा दो। दूसरे ही देश जो जिन्होंने यहाँ संघात्मकता, वे चाहकर उस तो अलग हो सकते हैं हमारे यहाँ किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ राज्य को, हमारे यहाँ स्टेट को छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपनी बेसिक नीड के लिए राज्य को यानी स्टेट को निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है सेंटर पर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। और तो अब तो हमारे यहाँ जब से जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि राज्य को चाहिए पैसा, स्टेट को, तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार ने जीएसटी लागू कर राज्यों के हाथ काट दिए। छोटी छोटी जरूरत छोड़ो, सारी जरूरतों के लिए राज्य टिका हुआ किस पर? ये टिका हुआ हमारा उस पर टैक्स पर, उस पर टिका हुआ, उस पर स्टेट सेंटर पर, यानी केंद्र सरकार पर टिका हुआ। अब सोच रहे हो तुम, जीएसटी भी इस बात का प्रतीक, जीएसटी सरकार ने लागू करा वो भी इस बात का प्रतीक कि हाँ हमारे संघात्मकता को और बढ़ावा मिला। लेकिन जीएसटी जब भी तो राज्य लागू नहीं करने दे रहे थे, फिर राज्यों को मोदी सरकार ने मनाना पड़ा कि कहा पहले तो तुम 32 रुपये मिले थे, 100 रुपये में तो टैक्स सारा मिलाकर हम तुम्हें 10 रुपये फालतू रख कर देंगे। आज भी उनकी हिस्सेदारी जीएसटी के अंदर 42% के आसपास, यानी अगर मैं 100 करोड़ रुपये मिले थे राज्य को, 100 करोड़ में तो 32 करोड़ रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, तो इस बार उनको 42% के आसपास पैसा जा रहा है, यानी 10 रुपये और बढ़ा कर दिया जा रहे। समझ में आई बात? तो हमारे यहाँ संघीय प्रकार की संघात्मकता, यूनियन प्रकार का फेडरेशन हमारे यहाँ से। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस होना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? संसद के साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। तुम ना जब बच्चा तैयारी करने चले बड़े एग्जाम की, मैं भी गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों को देखता हूँ, यस, सारे के सारे बच्चे दुखी। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे व्यक्ति से बात करवा सकता हूँ जो मेरे पास पढ़ रहे, इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, दरोगा की पोस्ट पर, यस, पहले तो बता रहा हूँ मैं, अंदर सचिवालय में काम कर रहे लेकिन फिर भी पीसीएस की तैयारी कर रहे। अब सोच लो तुम, पहले तो ही तुम्हारे बैच में ही है, अब सोच लो फिर भी पीसीएस की तैयारी कर रहे। कारण पता क्या है? क्योंकि यो एलीट क्लास में आ रही है तुम। उत्तराखंड के अंदर अगर तुम पीसीएस में तैयारी कर रहे हो तो तुम ऊपर चले जाओगे, नहीं तो हालत इतनी खराब है जॉब के अंदर, क्या नहीं पूछो तो ज्यादा बेहतर है। किसी भी जॉब का, किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बढ़िया एक ही चीज है, सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक करके उसके अंदर जाना और उच्च पदों पर आसीन होकर बैठ जाना उसके ऊपर जाकर, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। समझ में आई बात है? जैसे कुछ तो लोग ऐसे हो, उन्हें सिविल सर्विस के अंदर एसडीएम तक की पोस्ट पर सुकून नहीं मिलता, उन्हें चाहिए पावर अलग लेवल की, इसलिए भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। समझ में आई बात है? सुकून एक ही चीज में, एक ही जॉब में, उसका नाम है आईएएस अधिकारी। उसके नीचे कोई सुकून नहीं है। समझ में आई बात है? बाकी दूसरों की सुननी पड़ेगी, वो नहीं सुनता किसी की ना, वो बस गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करेगा ईमानदारी से। अगर कोई नेता भी आगा ना उसके साथ पक्ष में, उसे भी नकार देगा, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री का लेटर फाड़ कर फेंक देगा। अगर परमिशन नहीं देने का तो साइन करने का ही नहीं, क्या मतलब बैठेगा? गृह मंत्री का लेटर फाड़ कर फेंक देगा। अगर इसके अंदर ईमानदारी होगी, यही हो सिविल सर्विस जैसा एग्जाम। इसीलिए लोग जाना चाहते हैं, बड़े स्केल पर अगर काम करना हो तो सिविल सर्विस में घुसने के लिए ये इससे बड़ा स्कोप कोई कुछ नहीं है, कहीं भी चल रहा है तुम शोषण झेलना पड़ेगा। सही बात, तुम्हारे ऊपर कोई अधिकारी बैठा होगा, यहाँ कोई नहीं बैठा तुम्हारे सामने, इसी चीज को हम सिविल सर्विस क्या होगा। समझ में आई बात है? जॉब एकमात्र रास्ता नहीं हो सकती तुमसे, तुम्हारी जिंदगी वही खत्म हो जाती है जॉब। जॉब तो महंगी एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज,
कुछ भी नहीं है। समझ नहीं बात है। तुम मेरे तो बहुत बच्चे पूछते क्यों नहीं करी आपने जॉब? कर नहीं सकता था मैं, आराम से कर सकता था, क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे जॉब की वास्तविकता पता। वर्चुअलिटी में और रियलिटी में धरती आसमान का अंतर हो। सही में किसी चीज़ की वर्चुअलिटी अलग हो, आभास कर लेना, वाओ उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितनी मस्त होगी उसकी लाइफ, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा। सही उस तभी 100 गुना पर चीज़ हो रियलिटी क्या हो, जो तुम्हें दिखाई दे वो वर्चुअलिटी है। सही बात है। और आज का समाज वर्चुअलिटी को एक्सेप्ट कर चुका, जो ना रियलिटी से काफ़ी दूर चला गया जब तो सोशल मीडिया आया। समझ में आया बात? या किसी भी व्यक्ति की जो रियलिटी वो कुछ और हो और वर्चुअलिटी कुछ और हो। वर्चुअलिटी मतलब आभासिकता जिसे बोलते हैं, एक वो वास्तविकता का आभासिकता तो काल्पनिकता तो कोई लेना देना नहीं है। समझ में आएगी बात? या तो मेरे तो पास तो बहुत सारे बंदे पड़े हो, उनका पता जो व्यक्ति तुम्हें 50,000 की नौकरी देगा ना, तो 50,000 का काम भी करवाएगा तुमसे। समझ गए? 30,000 की नौकरी देगा, 30,000 का काम भी करवाएगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। कोई फ्री में नहीं देता, काम वहां भी करना पड़ेगा, काम वहां भी करना पड़ेगा। माइंड सेट चेंज करो। समझ बात? या कम से कम 3, 2, 3, 4 साल जितने भी तुम लगा रहे हो, अगर तुम्हारी एज कम है तो ये समझ जाओ चाहे 4 के भी 5 लग जा, लेकिन तैयारी करनी तो सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की तैयारी करनी, इस तरीके नहीं जाना। अगर किसी व्यक्ति को लगा ना मेरा अस्तित्व खराब है, कभी जाना 2012 में एक फर्स्ट रैंक करती, ईरा सिंगल नाम है उसका, फर्स्ट रैंक आई थी उस लड़की की। फिजिकली डिसेबल हुआ, उसकी कैटेगरी में दिव्यांगता की कैटेगरी में हुआ। सही बात, थोड़ा तिरछा होकर चलो। कारण पता क्या है? फर्स्ट रैंक पर समाज उस दिन पहचानना स्टार्ट कर दो तुम। समाज के अंदर एक ही चीज पहचानी जाए, बस एक चीज, उसका नाम हो मेहनत। अगर तुम मेहनती इंसान नहीं है ना, तो समाज में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। जैसे जैसे तुम मेहनत करते जाओगे ना, दिन बढ़ते जाओगे। पहले दोस्तों में तुम्हारा नजर देखने का बदल जाएगा, यही क्लासों में तुम्हारा। दूसरे नंबर पर क्या होगा? तुम्हारे घर में तुम्हारा देखने का नजर बदल जाएगा, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा देखने का नजर मिल जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी मेहनत बढ़ती चली जाएगी, जैसे जब तक तुम सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते चले जाओगे, कहेंगे ये लड़की देखो, ये लड़का देखो, घर से बाहर नहीं निकलता। पहले ये पॉइंट है, कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बनो, कभी भी। सोशल गैदरिंग को हमेशा अवॉइड करो। तुमने मुझे देखा कभी किसी शादी फालतू में अटेंड करता हुआ? देखा कि चौराहे पे चौकड़ी पे खड़े होता? कारण क्या है? नहीं, मैं सोशल गैदरिंग को पूरी तरह अवॉइड करता हूँ, जितना हो सकता है इतना। समझ में आई बात? क्या कारण क्या है? इसलिए तो एंजॉय कर रहे लाइफ में, और कैसे कर रहे? तो सोशल गैदरिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए टोटल, क्योंकि सिविल सर्विस वाले छात्र के लक्षण ही अलग हो पैदा करने। कहां से लिखे तो किसका क्वेश्चन का उत्तर? वही लिखेगा जो रमा हुआ, जो सच में किताब पर बैठा 10 घंटे डेली लगातार बैठ के, वही लिखेगा उनका उत्तर। कहां से लिखे था? इसलिए कहते हैं रियलिटी में बात और जो वर्चुअलिटी में धरती आसमान का अंतर हो। बार बार उसी चीज को पढ़ कर, उसी चीज को ये रट कर फिर तब लिखना सीख जाओ, उसी चीज में रमे रहना पड़ा। बस एक ही चीज सोच लेनी दिमाग में, धरती पलट जा, दुनिया पलट जा, तैयारी नहीं छोड़नी। समझ गए? अब जिस चीज में बैठ गए उसे करके ही छोड़ना, सीखना उसे, वो वास्तविक में सीखना, धरातल पर जाकर सीखना चीजों को। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? कुछ भी उम्र नहीं है तुम्हारी, कुछ भी। समझ में आई बात है? इसलिए समझाया जा रहा तुम बेटा, जिस दिन सिविल सर्विस में चले गए और एग्जाम क्लियर होगा, ठीक, प्रीलिम्स निकलते मेंस में एंट्री मार गए, यहाँ चल जाओगे 5% लोग इंडिया के। और जिस दिन मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू पहुंच गया ना, पता कहाँ क्या क्या लाओगे? लाखों के आदमी होंगे तुम, लाखों के। हर पूरा मार्केट तुम्हें ढूंढ रहा होगा। समझ बात? क्या पूरा मार्केट? 2-3 लाख रुपए तेरे वैसे आ जाएंगे। सरकार देगी ले बेटा तैयारी कर, प्री निकालते जाओ, मेंस की तैयारी कर। और मेंस पता क्या है? प्री क्या है? प्री में चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा क्या है? सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था आज? मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा ना, तो इकोनॉमिक्स पर साफ साफ लिखा हुआ कौन से सेक्शन तक सवाल आ रहा है। तू कह रहा है बैंकिंग पढ़ लिया, बैंकिंग बीमा पढ़, बीमा से रिलेटेड सारे कानून पढ़, वित्त से संबंधित फाइनेंशियल मार्केट पढ़, ये पढ़ना। बच्चा क्या करेगा? बस टेस्ट सीरीज के पीछे दुनिया में दौड़ जाएगा। हम भी दौड़े, तुम भी दौड़े, एक बार देख लेना चाहिए, होता कुछ नहीं। तो वो सिलेक्टिव और इफेक्टिव चीज पढ़ेगा, जब जाके सिलेक्शन हो। इस बात को समझना पड़े और टेक्निकल लॉजिक यूज करने पर। मान लो तुम किसी एग्जाम में लायक नहीं है, दिक्कत इस बात में नहीं है, दिक्कत इस बात में तुम उसके लायक नहीं बनना चाहते, उस एग्जाम के इक्विवेलेंट जाया जा सके। समझ नहीं बात है? बराबर में जाया जा सके। मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया तैयारी करनी, मुझे बता दो कौन सा मेरा टीचर था। मैं तो तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो जिस तरह मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे देता कोई इस तरह एडवाइस, जिस लेवल का मेरा दिमाग था। समझ में ये बात है? तो यहाँ का जो पूरा मार्केटिंग इंसानों को एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ, शोषण करने में लगा हुआ। इसलिए विशेष तौर पर अपने बारे में खुद ध्यान रखो कि मेरा नॉलेज लेवल किस स्तर पर बढ़ रहा, क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्या हर दिन मेरा इंप्रूवमेंट है, कल की अपेक्षा आज की तैयारी मेरा इंप्रूवमेंट है, क्या मैं 8 घंटे पढ़ी थी आज मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 की जगह मैंने 9 घंटे बढ़ाए, क्या मैंने नींद पर कंट्रोल करा, क्या मैंने अपने खाने पर कंट्रोल करा, क्या मुझे मीठा खाना चाहिए, क्या मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है उसको कम करना चाहिए, मुझे हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। तू क्या मेरी लैंग्वेज में सुधार नहीं है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए?
तो हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। क्या मेरी वजह से किसी को कभी दुख हुआ तो मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए? हर उस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति का निर्माण हो। एक व्यक्ति का निर्माण बहुत सारी चीजों से हो, परिस्थितियां इंसान को बनाती है, समझ गए? तो हर दिन तुम्हारे दिमाग का विकास हो रहा है, यहाँ अलग लेवल के दिमाग का विकास हो रहा है। और दूसरा, हर दिन अपने आप में इंप्रूवमेंट करने पर, क्या आज मैंने अपने घर में क्या मैं अपने घर में सबसे पहले उठा था? ये सबसे पहले विशेष तौर पर ध्यान लगाना पड़ा कि सबसे पहले क्या मैं सबसे लेट सोया था? हाँ, उस दिन ही तुम अलग हो जाओगे, एक दिन में। तुम्हारे घर के सारे, मेरे घर के सारे पढ़े सो रहे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पूछ लो जाएगा किसी से भी, पूछ मेरी माँ से बतागी, समझ नहीं बात है जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ किताब, ये सब सो रहे थे पढ़े हुए, ये सब शादी में, हम घर। पहले की बात बता रहा हूँ तुम्हें, 4-5 साल तो मैंने कुछ भी नहीं करा। 19 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 खूब पढ़ाई करी, और तुम्हें पढ़ाया भी, देख लो। और जो तुम्हें पढ़ाया वही बच्चे दूसरे बैठ के पढ़ रहे, वही पढ़ रहे हैं आज तो, कोई लग थोड़े पढ़ रहे हैं। उसमें कह रहे वाह मजा आ रहा है मुझे उसमें, तो भाई पढ़ना पड़ो, मजाक की बात थोड़ा ही है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे ना, एक दिन मौसम जरूर बदलेगा, हवाओं का रुख तुम्हारी तरफ दौड़ेगा। बस तुम तैयारी मत छोड़ना, समझ नहीं बात है? कितनी प्रॉब्लम आ जा, बस उस दिन तुम्हारा लेवल गिर जाएगा, उस दिन तुम्हारा मार्केट डाउन, किससे लायक नहीं बचने के तुम। तो अपने स्तर बढ़ाओ, लेवल नॉलेज का स्तर बढ़ाओ, अच्छे नॉलेज वाले लोगों पर रहो, ठीक है? चीज़ों को अच्छी बड़ी स्टैंडर्ड की चीज़ पढ़ने की आदत डाल लो, स्टैंडर्ड की चीज़ सुनने की आदत डाल लो, स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना, समझ बात भी करो। टैचू पैचू लोगों तो ना करो बिल्कुल भी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया का। व्यक्ति की शकल में नहीं मरना चाहिए बिल्कुल भी, समझ नहीं बात? या कि जाकर उसकी शकल पर देखने 2-4 दिन शकल रहेगी, उसके बाद सब गायब हो जाएगा। वो क्या भूखे जियोगे? क्या खाओगे? हाथ में क्या होगा तुम्हारे कुछ? तो ये वास्तविकता नहीं, जो फेस है ये कुछ दिनों के मेहमान है, बस कुछ दिनों का। 2-4 साल बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जा। दुनिया के सुंदर सुंदर आदमी, उनका रंग भी ऐसा चमड़ी लटकती पाई है। 2-4 साल बाद एक ही चीज जिंदा रहेगी, उसका इंसान का व्यवहार, और दूसरा उसका आचरण, उसका विषय, तो वही जिंदा जाएगा जो तुम बनने और दिन, समझ गए? तो बहुत सारी डायमेंशन से बात करनी पड़ेगी भाई, तो बहुत चीज सुधार। ये क्वेश्चन होगा तो कहां से लिखेगा इसका क्वेश्चन? ड्रामा रहना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। पूछो किसी जो इंटरव्यू देगा आओ, बाहर आएगा बेचारा, पूछो किसी मेन साल लेता जो बाहर आएगा, फिर इसी चीज को जाकर बैठ कर पड़ेगा, सुधारेगा उसके अंदर कि यार मुझे उत्तर ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था उसका उत्तर। तुम तो पहुंचते भी नहीं अब तक यहाँ तक। आ जाओ, संसद के साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, संसद के बताने साधारण विधायी क्षेत्राधिकार कौन से? जानना पड़ेगा संसद का साधारण विधायी क्षेत्राधिकार कहाँ से। अच्छा, संवैधानिक क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है? एक तो संवैधानिक क्षेत्राधिकार हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया हो, किसका? इसका संसद का। एक हो साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एरिया हो, लेजिस्लेटिव एरिया, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एरिया हो हमारे पास, एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया हो, जोन जिसे कहते हैं, बाउंड्री हो। दोनों में डिफरेंस बताना। क्या भारत की संसद विधि द्वारा संघ के किसी क्षेत्र को काटकर, संघ के किसी क्षेत्र को, यानी भारत के किसी क्षेत्र को काटकर किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकती है? सही बात है। यदि नहीं तो क्यों, ये बताना तुम। भारत की संसद विधि द्वारा संघ के किसी क्षेत्र को काटकर, भारत का वही नक्शा पूरा का पूरा, अब भारत का नक्शा हम बता क्या करना चाह रहे, जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं। क्या हम इस तरह, जब छोड़ो किसी को दे सकते, नहीं दे सकते, और नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते? इसके बारे में आपको क्या पता? संविधान ने इसके बारे में क्या बताया? क्या कहना? दे नहीं सकते तो क्यों नहीं दे सकते? समझ में आई बात? या इसका पूरा इनका उत्तर ढूंढना चाहिए। क्या पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए अपने संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार, वही सवाल है, बस घुमाया अपने संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार की पॉइंट को पकड़ ले। संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार जब तक तुम्हें नहीं पता लगेगा तो क्या ही पता लगेगा, तुम्हें इस्तेमाल कर सकती है। समझने की बात। क्या पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार, तो संविधान के अंदर कौन से क्षेत्रीय अधिकार दे रखे वो तुम्हें समझना पड़ेगा भाई। उसके बाद भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुई है, नए राज्य का अगर गठन करना हो तो कौन कौन सी प्रक्रिया यूज करनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट यहाँ से निकाल के इसमें लिखने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हुई है, समझ नहीं बात यार। तो इसको बहुत मेहनत हो रही है नोट्स पर, ऐसा नोट्स नहीं है। अगर तुम पकड़ लो, तुम अगर पेपर में 15 क्वेश्चन आए तो इस पर 14 क्वेश्चन इस तरह सही हो नोट्स का, समझे? आ जाओ हम बात करते हैं। पता लगा फेसिट्स का नंबर फर्स्ट, भारत में नए राज्यों का उद्भव एवं विकास। भारत के अंदर नए राज्य कैसे बनते हैं? जो न्यू स्टेट होंगे वे कैसे बनेंगे? कल को मुझे उत्तराखंड में काट कर हरिद्वार को अलग बनाना, हरिद्वार अलग राज्य बनाना चाह रहा मैं, कैसे बनाऊंगा? तो उत्तर प्रदेश मतलब दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर ना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोग हरेला प्रदेश की मांग कर रहे हैं। नगीना, धामपुर, ये वाला पूरा इलाका, बिजनौर वाला पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट डिमांड कर रही वेस्ट यूपी वाली कि इस पूरे क्षेत्र को एक हरेल प्रदेश बनाया जा, हरेल स्टेट बनाया जा, अलग से एक स्टेट बनाया जा।
तो नए स्टेट कैसे बनते हैं, नए राज्य कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता, तो इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या प्रक्रिया हो। समझने की बात है पहले, लेकिन इससे पहले कुछ समझते हैं, पूरी कहानी समझते हैं, फिर बताऊंगा तुम्हें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना। एक इंट्रोडक्शन तैयार कर रखो अपने दिमाग में, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो लिखना बस पूरा का पूरा। कोई सा भी क्वेश्चन है जो उस इंट्रोडक्शन को तैयार कर रखो, उससे रिलेटेड हो, वही इंट्रोडक्शन छाप दो, उसको रट्टा मार कर रखे करो, फिर उसको टाइम बच जा हमारा लिखते वक्त। देखो यहाँ भारत में नए राज्यों का उद्भव एवं विकास, उद्भव नए राज्य पैदा कैसे होगा, अच्छा उसका विकास कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, या जो ये बताओ नए राज्य का उद्भव कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, कैसे जनरेट होगा नया स्टेट, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, क्या प्रोसीजर्स का पूरा। स्वतंत्रता से पूर्व क्या था हमारे पास, जब तक हम आजाद नहीं हुए उससे पहले था क्या हमारे पास यार, जब तक हमारे पास फ्रीडम नहीं थी उससे पहले क्या था, राजनीतिक इकाइयों का उद्भव था, पॉलिटिकल इकाइयों का गठन हुआ हमारे पास। यहाँ ब्रिटिश राजनीतिक प्रांत थे, यहाँ से कुछ तो ब्रिटिश राजनीतिक प्रांत थे, प्रांत मतलब प्रदेश को क्या हुआ, प्रदेश मतलब स्टेट को क्या हुआ। जब तक हम आजाद नहीं हुए तो कुछ जगह तो ऐसा था, भारत का पूरा नक्शा देखो तो कुछ जगह ऐसे थे जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां अंग्रेजों का शासन था ना जिस क्षेत्र के अंदर, उसे हम ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे। सही बात है, उसे अंग्रेजी भारत के नाम से जानते थे। और कुछ जगह ऐसी थी वहां देसी रियासतों का शासन था, देसी रियासतें में थी जहां रजवाड़े रहा करते थे, छोटे छोटे क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, रियासत हुआ करती थी। लंढोरा रियासत थी ना, लंढोरा रियासत थी, सोनपुर बिंग रियासत हुआ करती थी, तो बहुत सारी रियासत हुआ करती थी और रियासत का एक राजा हुआ करता था, उसे हम देसी भारत कहते थे। सही बात है, रजवाड़ों का शासन जिसे कहते हैं, देसी रियासतें उसे कहते हैं, ये देसी रियासतें थी 552 के आसपास, रजवाड़े भी कहते थे रजवाड़े। सही बात है, इनके सामने 3 विकल्प खुले रखे गए थे जब हमारा संविधान बनाया गया था, 3 विकल्प रखे थे, ये भारत के साथ रह सकते हैं क्योंकि संविधान बनाया गया, आजाद हो चुके सरदार पटेल ने पता क्या कहा, तुम्हारे पास 3 नाश्ते, तो राजा ये मान नहीं रहे थे, हम तो अपनी राजशाही छोड़ने के लिए, हम तो यहाँ के राजा, हमें नहीं कोई लोकतंत्र चाहिए। अच्छा, भारत का संविधान बनाया हमने, हम नहीं जानते कौन सा संविधान बनाया। अच्छा, सरदार पटेल ने कहा तुम्हारे सामने 3 नाश्ते, अब तीनों में तो कोई सा चुन लो, ठीक। ये भारत के साथ रह सकते हैं, ठीक। ये पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान में तो बन गया था। ये स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, इसे बाद में हटाया जाएगा पॉइंट को, समझ आई बात है। 3 रास्ते जो देसी रियासत थी भाई, ये तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, अंग्रेज भारत छोड़ कर जा रहे, अंग्रेज भारत छोड़ कर जा रहे, तो भारत 2 प्रकार का था, एक तो अंग्रेजी भारत जिसे कहते हैं, पूरे भारत के नक्शे में जहां जहां कुछ क्षेत्र के अंदर चलो 500-700 के ऐसा 100 किलोमीटर के एरिया में उसका अंग्रेजों का शासन होगा, अगले 100 किलोमीटर के एरिया में देसी राष्ट्रों का शासन होगा, अगले 100 किलोमीटर के एरिया में अंग्रेजों का शासन होगा, तो पूरा भारत इस तरह टुकड़ों में बटा हुआ था। हम क्या चाहते थे, अखंड भारत चाहते थे, एक तो हो यार भारत बना तो दिया ना अखंड भारत, समझ बात है, ये तो हमारा अखंड भारत। अच्छा, इसके सामने 3 विकल्प देसी रियासतों के सामने, ये देसी रियासतें ही सिर दर्द कर रही थी, 552 देसी रियासत थी। अगर ये 552 देसी रियासत भारत में तो कहती हम ना स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं, राजशाही, आज लोकतंत्र का क्या हाल होता, सही बात, लोकतंत्र कहीं किसी नाली में पड़ा हुआ तड़फ रहा होता, अगर ये देसी रियासत अब ना मानती, बिल्कुल मनाना पड़ा है ना, जो नहीं माना जबरदस्ती मनाया, आ जाओ देखो क्या प्रक्रिया थी पूरी। ये तो देसी रियासत के सामने विकल्प रखे गए थे, क्या वे पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, दूसरा विकल्प ये पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, ये स्वतंत्र भी रह सकते हैं, अपनी राजशाही बनाकर रख सकते हैं। आगे चलती है, कितनी रियासतें थी टोटल मिलाकर, 552 के आसपास रियासतें, समझ बात, इनकी संख्या उस समय भारत में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो देसी रियासतों की संख्या थी 552 के आसपास। तो सोच लो इन्हें मिलाना भारत में कितना कठिन काम रहा होगा, इनके राजाओं को मनाने में कितना कठिन काम रहा होगा। कुछ राजा तो ऐसे थे मानने ही नहीं बिल्कुल भी, सभी रियासतें भारत में शामिल करना आसान नहीं था। मैंने कहा था ना 552 राजाओं के यार कैसे मनाओगे, कुछ तो अपना भी मान जाएंगे, चलो हम तो भाई भारत में रहना चाह रहे हैं, हम नहीं पाकिस्तान में जाना चाह रहे। अच्छा, लेकिन जो हैदराबाद था और जो जूनागढ़ था और जो हमारे पास जम्मू कश्मीर था, सबसे ज्यादा तिरमदर्दी इन्होंने करा। सही बात है, रियासत थे यहाँ के राजा थे, अब हुआ क्या वो समझ लेते हैं। टोटल रियासत कितनी, टोटल रियासत कितनी, 552 की 552 रियासत को भारत के अंदर मिलाना हो, एकीकरण करना हो, भारत का आजाद हो रहा, आजाद भारत का एकीकरण करने का काम सरदार पटेल को सौंप दिया गया। सरदार पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया, होम मिनिस्टर। और वो पूरी संसद नहीं बनी थी चुनाव से पहले, जब 46 में कैबिनेट मिशन बनाया गया, कैबिनेट मिशन आया था ना, जब संसद बनी थी, अंतरिम संसद बनी थी, अंतरिम संसद बनी थी ना लास्ट में जाकर। वैसे ही टेम्परेरी एक प्रकार की पार्लियामेंट बनाई थी हमने, उसमें पार्लियामेंट के अंदर ना मंत्री बनाए थे, सरकार बनाई थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी। टेम्परेरी गवर्नमेंट का मतलब हमारे पास अंतरिम संसद बनाई थी हमने, वह संसद ऐसी थी बिना चुने, किसी ने चुनाव नहीं हुआ था बिल्कुल भी, अपने भी गृह मंत्री बना लिया, अपने भी वित्त मंत्री बना दिया, और पे प्रधानमंत्री बना दिया। इस तरह करके हमने एक वो बनाई थी पूरी की पूरी सरकार, अंतरिम सरकार। उस अंतरिम सरकार के अंदर ना जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरदार पटेल को। जो सरदार पटेल थे ना, सरदार पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तुम भारत को एकीकरण करने का प्रयास करोगे, भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करोगे। गजब का आदमी था। अब हैदराबाद का निजाम था, शासक था वहां का निजाम। यू समझ बात क्या, पुलिस के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसका विलय करा गया, ये मान्य नहीं थे। ये तो कह रहे हम तो अपनी राजशाही बना के रखेंगे। सरदार पटेल ने कहा देखो भाई निजाम सुन लो, तुम्हारे पास 2 रास्ते, क्या तो तुम भारत में चुपचाप विलय
हस्ताक्षर करके साइन करके हमारे पास संधि करके भारत में शामिल हो। नहीं तो देखो भारत का एक बड़ा नक्शा ऐसे करके बीच में राजा अच्छे लगेंगे, बीच में राजा कह रहे हैं हम भारत में है ही नहीं, ये तो कल कहने लगा हमारे भारत में है ही नहीं, इस तरह हमारे भारत का नक्शा भी हट जाता। सही बात है, अच्छा लगता तुम कि भारत का नक्शा बीच में से काट के इधर को चले गए हैं, सही बात है, वैसे भी अच्छा लगता। तो सैन्य पुलिस और सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद के निजाम का विलय कर दिया गया है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा। सही बात है, इसे उठाया जेल में डाल दिया, बेटे चल तो बहुत हो गया तेरा ड्रामा बिल्कुल। सही बात। उसके बाद जूनागढ़ होगा, जूनागढ़ का कौन सा महोत्सवान, इसका नाम जनमत संग्रह द्वारा, वहां की जनता ने एंट्री दे दी, नहीं हम नहीं मनाना चाहते, हमें कोई राजशाही नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल भारत में जाकर मिलना, हमें तो अखंड भारत बनाना। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाह रहा, मैं जाना चाह रहा हिंदुस्तान के साथ। ये महाराजा हरि सिंह थे, लेकिन वे पाकिस्तान वाले थे, वे ज्यादा क्या कहते थे ना, पंडित नेहरू के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह ने सच में 1948 में हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत में बना रहना चाह रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि कश्मीर सच में बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर जगह, कश्मीर पर उसकी पूरी नजर थी, तो कश्मीर को आज भी मैं अपना मानना। और वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत रहती है, मुस्लिम लोग भी वहाँ बहुत रहते हैं। लेकिन अब तुम जम्मू कश्मीर कभी जाओगे तो जरूर तुम देख, तो तुमने मेरी वीडियो ली ही होंगे, सही बात है, तुम सोचते जम्मू कश्मीर तो बहुत जाना, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो इतनी मस्त जगह, तुम जाओगे ना देखो क्या सच में स्वर्ग, सच में ही स्वर्ग है यार कश्मीर। पूरी भारत के अंदर ऐसी जगह है ही नहीं कहीं भी। अगर तुम्हें घूमने का मौका मिले ना यार जिंदगी में, कभी यार कश्मीर जरूर जाना, इधर उधर छोड़ देना, कश्मीर जरूर चले जाना, बहुत अच्छी जगह। मुझे तो थोड़ा टाइम नहीं मिला, लेकिन गजब की जगह है कश्मीर, गजब एक नंबर। यो महाराजा हरि सिंह, इन्होंने हस्ताक्षर करे थे, पाकिस्तान वाले कहते हैं इन्होंने हस्ताक्षर नहीं करे थे, और ये हो ना, जब ये हरि सिंह, वे कहते हैं हरि सिंह ने हमारे साथ हस्ताक्षर करे थे, इसलिए इस चीज पर लेकर लड़ाई है, वे कुछ कहानी और बताओ, हम कुछ कहानी और बताओ, लेकिन सच में उन्होंने हस्ताक्षर करे थे, उन्होंने कहा था हम भारत वालों के साथ रहना चाह रहे हैं। समझ में आई बात है, महाराजा हरि सिंह ने, वहां का राजा था, देसी रियासत थी वहां भी, समझ आई बात है। मूल संविधान में 1949 में राज्य क्षेत्र को 4 श्रेणी में बांटा गया था। अब देख लो गौर से, जब संविधान बनाया गया, संविधान कब लागू हुआ 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ 1950 में। अब यहाँ देखो संविधान को कितने भागों में बांटा गया था। मूल कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1949 में, भारत के राज्य क्षेत्र को, भारत का राज्य क्षेत्र को 4 श्रेणी में बांटा गया था। 4 श्रेणी में, कितनी श्रेणी में, 4 श्रेणी में। 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी समझ लो, ये लिखना पड़ेगा तुम। मूल संविधान के अंदर, यानी जब 1949 में संविधान बना हुआ था, तो राज्यों को, जितने भी राज्य थे भारत के अंदर, जितने प्रांत थे, उन्हें 4 श्रेणियों में बांट दिया। ध्यान तो देखो 4 श्रेणियों में कैसे बैठते हैं। भारत के ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत है ना, भारत के गवर्नर प्रांत, देखो भाग क होगा, इसे श्रेणी ए का, भाग ख होगा, इसे श्रेणी बी कहते हैं, भाग ग होगा, इसे श्रेणी सी कहते हैं, भाग ध होगा, इसे श्रेणी डी कहते हैं। समझ में आएगी बात है। चले, 9 राज्य, कितने राज्य, असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। श्रेणी ए के अंदर 9 राज्य थे, ठीक है नहीं, कितने राज्य थे, 9 राज्य, ये 2 राज्य थे पहला। अभी तो तुम देख रहे कितने राज्य, 28 राज्य। उसके बाद श्रेणी बी में 9 राज्य थे, देख लो कितने होंगे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पंजाब, ये आने में पूछ रहे थे, देख लो बस, देख लो मोटे मोटे तौर पर कि जो भारत का राज्य क्षेत्र कितने भागों में बटा था। श्रेणी ए के राज्य, श्रेणी बी के राज्य, श्रेणी सी के राज्य, श्रेणी डी के राज्य। 10 राज्य और थे, देखो 10 राज्य श्रेणी सी के राज्य, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुगर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। उसके बाद हमारे पास एक हमारे पास श्रेणी एक राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश, जो समझ आएगी बात है। राज्यों में विधायकों के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें थी, 9 पूर्ववर्ती रियासतें थी। अच्छा, भारत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त, इसे छोड़ दो, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। इतना याद रखो, इसकी राज्यों को ना 4 श्रेणी में बांटा गया था, श्रेणी ए बी सी डी में, ऐसा करके बांटा गया था। ये पूरा का पूरा राज्य, इतने सारे राज्य के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। आओ देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से, इतने सारे राज्य थे हमारे पास। यहाँ आ पेपर में सवाल जाए, ये बुला रही है, अब इसे क्या समझाना है, ऐसे विधान पढ़ रही लोंडी। हाँ, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल पूरा ध्यान से ध्यान लगा, क्योंकि यहाँ लिखना भी पड़ेगा ना। ध्यान से सुनना, जब हमारे पास एक भी राज्य नहीं है आपका, वो राज्य बनाने की डिमांड चल रही थी,
कोई राज्य बनाना हो कैसे बनाना चाहिए? किसी राज्य को क्या केवल भाषा के आधार पर बनाना चाहिए? यहाँ के लोगों की भाषा अलग तो इनका एक अलग राज्य बना दो। एक तो भारत के अंदर 3000 भाषाएं, 3000 राज्य बनाओगे? बताओ, 3000 भाषाएं, 3000 राज्य बनाओगे क्या? समझ बात या? तो वहाँ के लोग, कुछ लोगों कुछ जगह ऐसे थे, वहाँ डिमांड उठ रही थी पहले थी कि भारत के अंदर एक अलग प्रकार का राज्य बना देना चाहिए। अंग्रेजों को भी कहते थे वे तो अलग प्रांत बनाने चाहिए। तो समझ लो, ध्यान लगा कि हुआ क्या था। राज्य के गठन हेतु सर्वप्रथम किया गया प्रयास, सबसे पहली बार प्रयास किसने करा? सब राज्य के गठन के लिए, कि राज्य का जो गठन होगा उसके लिए सबसे पहली बार जो एफर्ट लगाया, प्रयास करा, वो किसने करा? सबसे पहली बार एफर्ट लगाया, प्रयास किसने करा? वर्ष 1948 के अंदर, सुन लेना, 1948 में एस के धार के नेतृत्व में, एस के धार नाम के एक व्यक्ति थे, एस के धार के नेतृत्व में एक आयोग का गठन करा गया। एस के धार के नेतृत्व में 5-6 बंदों का एक आयोग बना दिया गया। लगा चलो भाई तुम तय करके बताओ कि राज्य कैसे बनना चाहिए, ठीक है। अब जो आयोग बनाया गया, उस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट में पता क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अंदर अगर राज्यों का निर्माण करना तो भाषा के आधार पर कर दो, जिनकी जैसी भाषा होगी उनका एक अलग राज्य बना दो। ये अपनी रिकमेंडेशन दी थी एस के धार ने। ध्यान तो सुन लेना, एस के धार आयोग के नाम से जानते हैं। एस के धार आयोग कई बार पूछा हुआ, एस के धार आयोग सबसे पहला इनका ना क्रम भी पूछा, सबसे पहली बार अगर बना था कुछ, एस के धार आयोग बना था 1948 में बना था। बात याद रहेगी। एस के धार आयोग बना था। एस के धार आयोग को इसलिए बनाया गया था कि राज्य को गठन कैसे करना, न्यू स्टेट को कैसे जनरेट करना, कैसे न्यू स्टेट बनेंगे। तो नए राज्य का गठन के लिए जो हो इसका निर्माण किया गया था, एस के धार आयोग बनाया गया था। आयोग बनाया था सरकार ने, वहां भी अंतरिम सरकार ने बनाया था। 1948 की बात है, अंतरिम सरकार वही थी जो अभी तक चुनकर नहीं आई थी, झुट्टो मुट्टो के प्रधानमंत्री बना के जो घूम रहे थे। तो नहीं बात है ऐसे क्या? इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मूल्यांकन करने को कहा गया, परंतु संविधान सभा ने भाषाई आधार पर, इसने कहा, देखो इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मूल्यांकन करने को कहा इसने। इन्होंने कहा यार भाषा के आधार पर राज्यों को बना दो तुम। एस के धार आयोग ने कहा, याद रखनी बात। या एस के धार आयोग बना था, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसने अपनी सलाह दी थी, एडवाइस दी थी कि ऐसा करके तुम बना सकते हो। उन्होंने मूल्यांकन कर दिया, इवैल्यूएशन कर दिया उसने, ठीक। अच्छा, तो क्या होगा? तो हमारे पास संविधान सभा में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया बहुत सारे लोगों ने, उसे नहीं मानना। उन्होंने कहा अगर राज्य बनाना ना तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाओ। ये प्रशासनिक सुविधा क्या हो? ताकि प्रशासन को सुविधा हो। राज्य को बनाना हो ना यार, तुम बताओ, हम उत्तरकाशी को और चमोली को मिलाकर, उत्तरकाशी और चमोली पिथौरागढ़ को मिला के एक स्टेट बनाया था पूरा का पूरा। हाँ यार, वो प्रशासनिक सुविधा कहाँ हो जाएगी वहाँ से? कैसे प्रशासन को कैसे सुविधा होगी वहाँ को प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। नहीं प्रशासन, एसडीएम डीएम ये कहाँ बैठेंगे जाकर, मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा, कुछ होना चाहिए नहीं वहाँ से यार। मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए। बाद में जाकर ये बताया था, सही बात यार, ये कहना था संविधान सभा का, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। सबसे पहली बार बताओ कौन सा आयोग बना था? एस के धार आयोग। एस के धार आयोग। और उसने जब सलाह दी थी, एडवाइस दी थी, भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की सलाह दी थी, उसे नकार दिया था संविधान सभा के द्वारा। समझिए, संविधान सभा उस टाइम पर संसद की तरह काम करती थी। समझ में आई बात? या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वह किसकी तरह काम करती थी? संसद की तरह काम करती थी, पार्लियामेंट की तरह वर्क करती थी। उसे खारिज कर दिया था कि हम नहीं बना सकते, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। एक उसके बाद क्या हुआ, ठीक, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या, देखो उसके बाद धार आयोग की अनुशंसा से जनता संतुष्ट नहीं थी, जनता संतुष्टि नहीं आती। समझ बात? या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बाद में जनता संतुष्ट नहीं आती। खास तौर पर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर यह समस्या थी। दक्षिण भारत के अंदर अगर तुम भारत में जाओगे ना, ऐसा करके यहाँ नक्शा देखोगे, इस पूरे एरिया में देखोगे, यहाँ आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, यहाँ काफी लंबे समय तक डिमांड उठ रही थी जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका कि इसे अलग बनाया जाए, अलग बनाया जाए, अलग बनाया जाए, अलग बनाया जाए। कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस में ही थे, दक्षिण भारत में रहते कांग्रेस की पार्टी में ही थे, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे एक बहुत बड़ा दल था। कांग्रेस से बड़ा कोई दल नहीं आता। कांग्रेस ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, 1985 से कांग्रेस लड़ाई लड़ती आ रही थी और ये 1947-48 आ चुका था। तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे पट्टाभी सीतारामैया। तो ये बात देखो, इसी को किसे ले उस कमेटी के अंदर, एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक पट्टाभी सीतारामैया होगी। तो ये बात, ये व्यक्ति थे, सही बात है। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग, पूरा एक आयोग बना, समिति बनी, कमेटी बनी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ये क्या बनी? समिति बनी है। किसके बाद बनी है? एस के धार आयोग के बाद बनी। कर्म पूछन का मैं पहले बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या अनुशंसा दी थी? धार आयोग की अनुशंसा से जनता संतुष्ट नहीं थी। खासतौर पर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर यह समस्या राजनीतिक रूप से जीवंत बनी रही। यह पहले थी समस्या बनी हुई, राजनीति आंध्र प्रदेश को लेकर समस्या थी। भाषाई राज्यों के उग्र समर्थकों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक समिति बनाई।
क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना लगातार लगातार यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक डिमांड उठा रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमारी यहाँ भाषा अलग है यार, बनाओ यहाँ राज्य, मुझे राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, हमें अलग स्टेट चाहिए। सही बात है, वहाँ उग्र समर्थकते में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो सरकार पता क्या करती है, इस ऐसी तरह शांत करने के लिए एक कमेटी बना देती है। चलो सरकार कुछ तो कर रही है, तो वहाँ की जो लोग थे ना वे रुके नहीं, वे कह रहे नहीं राज्य चाहिए, भी चाहिए, कमेटी बनाओ, कुछ बनाओ। तो कमेटी बनाई भी है, क्या नाम था, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भी सीतारामैया। मैंने कहा ना कि पट्टा नहीं है, पट्टा भी सीतारामैया गठित कर दी गई, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीतारामैया थे। अब जब यह कमेटी बनी होगी, इसने अपनी रिपोर्ट दी होगी, ये कमेटी बनी होगी ना, कुछ रिसर्च करा होगा, जांच करी होगी, पड़ताल करी होगी, ऐसा बन सका, नहीं बन सकता, कैसा बनेगा राज्य, कहाँ होगा, कैसा नहीं होगा, इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखो इसकी कब आई, रिपोर्ट में क्या कहा, ध्यान तो देखना अच्छा तरीके से, इसकी रिपोर्ट क्या कहा, 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, 48 में बनी थी, सही बात है समिति, और उसके बाद एक साल के अंदर ही इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अप्रैल 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, सही बात है, संसद के सामने रख दी, मतलब संविधान सभा में रख दी। क्या कहा देख लो, कहा गया कि अभी कुछ वर्षों के लिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित कर दिया जाता है। झटका लगा, झटका, जैसे इसकी रिपोर्ट आई, झटका लगा कि आंध्र प्रदेश के लोगों को, ये कह रहे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित कर दिया जाता। अब बताओ वहां के लोग तो उग्र हो जाएंगे। समिति ने तर्क दिया कि पहले देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर ध्यान देना चाहिए। यार अभी तो तुम आजाद भी नहीं हुए, देश के अंदर ये देखना, तुम राज्य राज्य की चिल्ला रहे हो, तुम देश की सुरक्षा पर कौन ध्यान देगा, पुलिस, आर्मी, प्रशासन, नेवी, ये कहां से बनेगी यार। एकता, देश एक कैसे होगा, इतनी 552 न्यासियां, इन पर भी ध्यान दे लो, तुम राज्य चाहिए अलग से भी। आर्थिक संपन्नता, देश के पास संसाधन ही नहीं है, सब अंग्रेज लूट कर लेंगे यार, कैसे, इस पर ध्यान देना चाहिए, राज्यों के पुनर्गठन पर ध्यान दो, या राज्य को नया राज्य बनाने पर ध्यान दो। JVP कमेटी ने यह बात कही थी, इस मुद्दे पहुंचे थे, लेकिन वहां तो कुछ क्षेत्र विशेष लोग, जब व्यक्ति अपना हित देखा ना तो फिर वो सामाजिक हित भूल जा, यही इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत हित के आधार पर हम सामाजिक हित को नकार दो। समझ बात है, मेरे घर के सामने की रोड साफ होनी चाहिए, दूसरे घर के सामने क्या कूड़ा पड़ा हो, क्या ये कौन सी मानसिकता, इस मानसिकता क्या हम इसे बोलते हैं व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित नहीं है। सही बात है, एक अच्छा व्यक्ति हो, जो बड़ा व्यक्ति हो टॉप का, वो कायदे की बात करेगा, अपना ही घर क्यों, सबका घर साफ होना चाहिए। समझ बात है, ये हो सामाजिक हित। तो हम क्या कर रहे हैं, जब व्यक्ति ना व्यक्तिगत हित के आधार पर, सही बात, सामाजिक हित को नकारता चला जा, और जब व्यक्तिगत हित के आधार पर सामाजिक हित को नकारता चला जाए व्यक्ति, उसका प्रशासन में तो कोई काम नहीं है, तुम्हारा तो कोई काम नहीं है। अगर तुम व्यक्तिगत हित में सोचते हो ना, तो तुम दूर से देख के पहचान लेंगे इंटरव्यू में, ये तो व्यक्तिगत हित के आधार पर सोच रहा है, सामाजिक हित की कोई फिक्र नहीं है, तो सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में तुम्हारा कोई काम नहीं है। समझ आई बात, यहाँ समझो। देखो JVP रिपोर्ट के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए व्यापक आंदोलन शुरू हो गए। JVP की जब समिति आई तो पूरे देश में आंदोलन हो गए, पूरे देश में आंदोलन होने शुरू हो गए, खास तौर पर तेलुगु भाषाई लोग, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे नीचे दक्षिण भारत के। आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को बुलंद तरीके से उठाया गया। अब सोच लो, अब तो और भी प्रदर्शन हो गए, सरकार जो दिल्ली की सरकार बैठी होगी ना, उसके हाथ पैर खोल होंगे। यह मांग 50 वर्षों तक लोकप्रिय थी, या ये मांग उठ रही थी, अभी तक उठ रही है, अंग्रेजों के टाइम से मांग उठ रही थी, अब तक लोकप्रिय, 50 साल तक ये लोग डिमांड कर रहे थे। सभी राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त था, सारे राजनीतिक दल ने समर्थन दे रहे थे। भाई अगर केंद्र में उसकी कांग्रेस की सरकार, तो दूसरी पार्टी के लोग, क्षेत्रीय लोग होंगे, उन्हें समर्थन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उन्हें समर्थन, जब उन्हें समर्थन देंगे क्योंकि उन्हें वोट मिलेंगे, और वोट मिलेंगे तो फिर तो बनना तय भाई, बनना क्यों तय है, समझ लो, क्योंकि आंदोलन हो रहा है, जनता के सामने सब फिक्का पड़ेगा, जनता के सामने कुछ नहीं अड़ती किसी की भी। तुम बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लो, बहुत सारे लोग आपस में, तो तुम सबसे सर्वोच्च हो, फिर प्रशासन भी, पुलिस भी, सब तुम्हारे पीछे। याद रखिए बात है, जिसके पास जनता उसका काम बनता। 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, दिग्गज कांग्रेसी नेता पट्टा भी श्री रमालू ने आंध्र प्रदेश की मांग पर अमर अनशन कर दिया। भूखा बैठ के नेता था, कांग्रेस का नेता था, नुगारा मुझे आंध्र प्रदेश चाहिए ही चाहिए। और पता कितने दिन तक, लगभग 50 दिनों 58 दिनों तक उपवास रखा है, बताओ 58 दिनों तक खाने नहीं खाया, पानी पीना बंद कर दिया। व्यक्ति 11 दिनों में, मतलब कभी थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा था, थोड़ा नहीं खा रहा था, 58 दिनों के बाद इसकी मौत हो गई। आंदोलन, वहां तो पूजा पाठ कर इसकी वहां के आंध्र प्रदेश के लोग पट्टा भी श्री रमालू की भगवान मानना, उन्होंने तो आंध्र प्रदेश बना कर दिया। समझ बात, वहां के लोग 58 दिनों का उपवास रखा, उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर व्यापक आक्रोश भड़का दिया गया, जिसकी परिणति हुई, प्रदर्शन हुआ भयंकर तरीके से, हिंसा हुई, दंगे हुए, हड़ताल हुई, सरकारी बसों को जला दिया गया, फूंक दिया गया। सही बात है, पुलिस को मारा गया, पिटा गया, बहुत बुरा आतंक फैल लगा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ हुआ था उत्तराखंड बनने में।
अब हुआ क्या, आ जाओ देख लो। अब नहीं बचता, अब तो राज्य बनकर रहेगा, अब तो राज्य बनकर रहेगा। देखो देखेंगे राज्य बन गया क्या, बनेगा, बन गया राज्य, बन गया। इसके 3 दिन बाद केंद्र सरकार जाके भाई आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर स्वीकार कर लिया। मतलब जब तक कोई मरता नहीं, जब तक चैन नहीं पड़ती नहीं। इसका तो मतलब यही है ना भाई, जब तक कोई मरने का नहीं तब तक चैन नहीं पड़ती इनका। हेलो चले, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का अस्तित्व में आ चुका। एक बात बताओ, कर एक जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन चुका है तो देश के अंदर अलग अलग कोने में आवाज उठेगी, जो लोग कहेंगे हमारी भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। हुआ वही जिसका डर था सरकार को। इसके बाद मद्रास प्रांत में बचे हुए क्षेत्र को तमिल राज्य के रूप में 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 1953 था ना, 1953 के बाद यहाँ तमिलनाडु बनाना पड़ा 1969 में। देख लो किसके आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर ये बनने शुरू होंगे। अच्छा एक चीज बात और याद रखनी, तुम ध्यान से सुनो। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक आयोग बना था, जब कमीशन बना था, जब किसी चीज को लेकर आयोग बना ना तो सरकार उस चीज को लेकर बहुत सीरियस है। और वो जो आयोग है ना, वो आयोग इसी चीज पे स्टडी करेगा, उसके अंदर मेंबर बैठे रहेंगे, उसके अंदर जो लोग इसी चीज पे स्टडी बनाएगा कि राज्य का पुनर्गठन कैसे होगा, नई राज्य कैसे बनेंगे। ये बहुत लंबी डिमांड है, देख लो, इस पर डायरेक्ट सवाल होगा इसको। मैंने कहा आंध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य भाषाई समूहों के को अपने राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए आंदोलन को प्रेरित किया। समझ बात है, क्योंकि जब एक राज्य बन चुका है आंध्र प्रदेश, तो दूसरे राज्य के लोग पता क्या करेंगे, उन्हें प्रेरणा मिल चुकी, यार हम भी इस तरह अगर आंदोलन कर देना तो नया राज्य बन जाएगा, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। अच्छा देखो यहाँ आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की सफलता के ने अन्य भाषाई राज्यों, अन्य भाषाई समूहों को अपने राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आंदोलन के परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि भारत की आंतरिक प्रशासनिक सीमाओं को लगातार बदला जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस बात से बड़ी दिक्कत थी कि यार जो ना, जो आंतरिक सीमाओं को नहीं बदला जाना चाहिए। सही बात है, क्योंकि कभी भी कभी सांप्रदायिकता भड़क सके, दंगे कभी भड़क सके, और कोई एक क्षेत्र अलग होने की अपनी कभी मांग कर सके। भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी था क्या इस तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक जनसभाओं को कठोरता से कुचलना उन्हें अनुचित प्रतीत होता था। वे कहते थे क्योंकि लोकतंत्र में सबकी अपनी मांग उठाने का वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे नेता थे। अगर मुझे आज भी इतने सारे प्रधानमंत्री रहे, मैं भी अभी बीच में इन पर भी कोई भी किताब पढ़ने जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति है, 2 रुपए में घर कैसे चलाया जाए वो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू सीखा। अंग्रेजी कुछ नहीं छोड़ कर रहे थे, और देश को आज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, जितने भी IIT दिखाई दे रहे हैं तुम्हें सारे के सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए हैं। समझ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे, उसकी सोच थी। और IIT का योगदान, IIT के इंजीनियर भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ से IIT के जो इंजीनियर है, समझ गए, IIT मेडिकल कॉलेज सारे उन्हीं के तो बनाए हुए हैं, और कहाँ किनके बनाए हुए हैं। समझ में आया बात है। चलो दूरदर्शी सोचते उनकी सीमाओं का पता लग चुका है। क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बात तो खुश नहीं आते कि सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। सही बात है, सीमा भारत के अंदर सीमाओं को लगातार बदला जाना चाहिए कि लेकिन लोकतंत्र की जन भावनाओं को इसलिए कुचलना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। ठीक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक जनसभाओं को कठोरता से कुचलना उन्हें अनुचित प्रतीत होता था। उस टाइम में नेता बहुत अच्छे थे, अनुचित प्रतीत होता था। इस मांग को थोड़ा मानते और थोड़ा टालते हुए नेहरू जी ने अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। वही बात है, मैंने कहा ना, उसी मांग को जो लोग मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, उसी को थोड़ा मानते हुए थोड़ा टालते हुए क्या करा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया। अगस्त 1953 में करा, जिसके सदस्य थे जस्टिस फजल अली, KM पणिकर, हरदीनाथ कुंजरू को बनाया गया। इसके सदस्य जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था ना, 3 बड़े व्यक्ति थे, इसके अंदर तीनों का नाम भी याद रखना, जस्टिस फजल अली, KM पणिकर और हरदीनाथ कुंजरू। इनके सदस्य बनाए गए इस वाले राज्य पुनर्गठन आयोग के। कब बनाए? अगस्त 1953 में बनाया। क्यों बनाया गया? नए राज्य बनेंगे कैसे, उसके लिए कमीशन बनाकर रख दिया। ये इसी बात पर स्टडी करेंगे। अब इसकी सारी जिम्मेदारी इसी की होगी। सरकार एक अकेला प्रधानमंत्री क्या कैसे संभालेगा, इसलिए जरूरी था वो क्या करे, 2-3 लोगों को मिलाकर उन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप दी, अब तू बताना क्या होगा तेरा काम इसका। ठीक,
इस आयोग ने अक्टूबर 1955 में 2 साल लगे, अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और निम्नलिखित अनुशंसाएं दी। अब जो अनुशंसाएं दी थी ना, ये सारी काम की पेपर में लिखनी पड़ा है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसने अपनी क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, उसने जो बना था पहली बार 1953 में बनाया, उसने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या अनुशंसाएं दी थी, क्या कहा था उसने, आ जाओ समझते क्या कहा था उसने। ठीक है, सारी बात बताइए सुनो, आ जाओ समझते हैं। और एक एक बात तुम्हें याद करनी है, अभी याद करनी है। केवल भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, साफ मना कर दिया सुना आयोग ने। 1953 में बना था आयोग, सही बात। हृदयनाथ कुंजरू थे उसमें, कैंप नहीं करते, और एक व्यक्ति था उसमें, कौन, हृदयनाथ कुंजरू, जस्टिस फजल अली, 3 व्यक्ति थे उसके अंदर। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 2 साल बाद, सब कुछ चौंका कर रख दिया कि केवल आप राज्य इसलिए नहीं बना सकते कि भाषा उनकी अलग होगी, केवल उनकी संस्कृति अलग होगी, राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। उन तो पूछा फिर कैसा कर राज्य गठन, तुम बताना कैसे राज्य बनाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। अगर वो सुरक्षित ही नहीं होगा, सही बात है, वो पता लग रहा उस राज्य पर कोई उड़ा का कब्जा कर ले, सही बात है, वित्तीय स्थिति के आधार पर पैसा कहाँ था उस राज्य पर। उत्तराखंड तुमने बना कर रख दिया, पैसा कहाँ था कमाएगा उत्तराखंड। और हरिद्वार ना हो ना, हरिद्वार ना हो पूरा का पूरा उत्तराखंड भूख कमा रहा, पैसा कमा के हरिद्वार ही शेड्यूल है इसका, समझ में आएगी बात यार। और प्रशासनिक कुशलता को प्रमुखता मिलनी चाहिए, ये बात कही थी, ये बात तुम्हें दिमाग में छाप लेनी कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसने जब अपनी अनुशंसाएं दी थी, क्या उसने भाषा आधार को मानना था, भाषा को आधार मानना था, नहीं मानना, संस्कृति को आधार मानना था, नहीं मानना। उन्होंने साफ कहा था केवल आप राज्य बनाते वक्त ना भाषा और संस्कृति को आधार नहीं बना सकते, और भाषा और संस्कृति के आधार पर तुम्हें एक अलग राज्य काट दो भारत के अंदर। था क्या बदतमीजी है, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। ऐसी न्यूज छपी होगी इस टाइम में वहाँ के मीडिया के अंदर। अभी राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने बताया ये हो रहा है, ये बताया राज्य भाषा के आधार पर राज्यों को किया गया खारिज, ऐसा करेगा तो फिर क्या करेंगे लोग, पढ़ते होंगे अच्छा अपन के दिमाग पे जोर डाला, तो फिर में क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, रिपोर्ट प्रभाव डालनी थी भाई, बहुत बड़ी रिपोर्ट हुआ करती थी। कैसे बनना चाहिए राज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखते हुए राज्य बनना चाहिए। राष्ट्र मतलब हमारे राष्ट्र को कोई सुरक्षा, कोई नोच नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वित्तीय मतलब पैसा कहाँ से आएगा जब तो पता लगेगा, तुम बनाओ राज्य यार। प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, इसके आधार पर राज्य बनाना चाहिए। भाषाई आधार पर, दूसरी बात क्या बोले, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कतः भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः प्राय ऐसा कोई भी राज्य बनाया जाना असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी हो। सही बात है, जो एक ही भाषा का हो, एक भी राज्य तुम ऐसा नहीं बना सकते। बताओ उत्तराखंड के अंदर क्या केवल सारे लोग एक ही भाषा बोलते होंगे, तो इसका मतलब लोग कहते हैं कि भाषा का एक राज्य बना दो, असंभव, चाह कर भी मैं ऐसा नहीं बना सकते। मेरी खुद की भाषा देख लो कैसी, तुम लग रहा है मैं पहाड़ी होऊंगा, सही बात है, पहाड़ियों का मेरे में एक भी गुण है, सही बात है, तो क्यों क्या हम तो जो यो हरिद्वार का यो ना उत्तराखंड का रक्षा है पूरा का पूरा, हम यहाँ को टंगे हुए बीच में नीचे फ्री में, सही दिक्कत। भारत जो ना भारत का मैप और श्रीलंका का मैप फ्री में इसके साथ, यही वाला हमारा, सही बात है। दिक्कत वन्नी का होगी, काजल का मैप इसके साथ फ्री में, तो यह जाके नहीं देश में ले जाइए, श्रीलंका का मैप उसका, तो मैंने इसका नाम श्रीलंका रख रखा है, या श्रीलंका। चले कोई प्रॉब्लम। राज्यों के वर्गीकरण को देखो, लिखा है ना राज्यों का वर्गीकरण, राज्य का वर्गीकरण पहले श्रेणी में बटा था, अच्छा भ क ख ग ध, श्रेणी भी श्रेणी नुगारे नहीं की आवश्यकता नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पता क्या कहा, नुगारे श्रेणी श्रेणी भाड़ में हटाओ, श्रेणी क्या श्रेणी बना रखी तुमने। सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ये बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राज्य पुनर्गठन आयोग ना, आज तुम देखते हैं ये इसकी एडवाइस है, राज्यों के वर्गीकरण को भाग क ख ग ढ इनसे हटा दो, सभी को एक ही श्रेणी में डाल दो, वगैरह बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ सरकार जो होगी कि किसी आयोग की सारी बात मानना है, कुछ ही बात मानना है, सही बात है। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, ये आत्म नहीं है ये इंसान शक्तिमान।
शक्ति 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 शक्ति। जूनियर जी, तो क्या तुमने जूनियर जी, तुम उस टाइम के आदमी हो। रिश्तों की अजब कहानी है, वो तो सदियों पुरानी है। चंद्रमुखी, तो क्या तुम चंद्रमुखी। आयोग ने, सुन लो, आयोग ने 16 राज्यों को बनाने की सिफारिश की थी। आयोग ने कहा था इन हटाओ श्रेणी सराहने को, 16 राज्य बनाओ। अच्छा, जिसमें विदर्भ और हैदराबाद भी शामिल थे। हैदराबाद को राज्य बनाने कहा ना, जिसे भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। भाग यहाँ से अपनी भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा आयोग ने 3 संघीय क्षेत्रों, आयोग ने देखो क्या कहा था, आयोग ने भी कहा था 3 संघ शासित प्रदेश बनाओ। एक तो दिल्ली बनाओ, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनुसंधान। जबकि केंद्र सरकार ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का निर्णय लिया। सारी बात नहीं मैंने उसकी, जब इन्होंने कहा ना, यहाँ तक तो बात ठीक है, 16 राज्य बनाने की सिफारिश की थी। जब उन्होंने कहा ना हैदराबाद को भी राज्य बनाना, सरकार ने तुरंत मुंह फेर लिया, निकल लें तक हम वापस जाएगा, पता निकल लिया। आयोग ने और क्या कहा था, आयोग ने कहा था 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। सरकार ने कहा नहीं, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। इस रिपोर्ट को मोटे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया, मोटे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया। मैंने कहा सारी रिपोर्ट तो नहीं स्वीकार कर सकते ना, सही बात है, अपने हिसाब से अपनी सुविधानुसार देखेंगे हम तो। चलो, 1 नवंबर 1956, सुनो, 1 नवंबर 1956 को संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू कर दिया। पूरी तरह लागू करा होगा कि अपने अपने हिसाब से लागू करा होगा, जैसा उनको फिट बैठता होगा, कुछ चीजों को हटा देगा। उसकी सलाह अलग, हम जो मानना वो हमारे लिए अलग। कुछ तो बताया उसने, आइडिया दे दिया मोटे मोटे, तो सरकार तोड़ मरोड़ को अपने हिसाब से पेश कर ले। तो राज्य पुनर्गठन आयोग था जो, उसकी अनुशंसाओं को लागू कब करा गया, 1 नवंबर 1956 को। 1956 वही डेट है जब पहली बार औद्योगिक नीति हमारे पास दूसरी पंचवर्षीय चलनी स्टार्ट हो गई थी। पहली पंचवर्षीय कब से चली थी, 51 से लेकर 56 तक, और 56 से लेकर 61 तक कौन सी पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पता क्या होता, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही यूं समझ लो कि जो औद्योगिक नीति आई थी, जो औद्योगिक नीति आई थी, देश के अंदर उद्योग लगने शुरू हुए थे। क्या लगने शुरू हुए थे, उद्योग लगने शुरू हुए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत वर्तमान में राज्यों की संख्या 14 से बढ़ाकर 28 हो गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों की संख्या 14 से बढ़ाकर 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 से बढ़कर कितनी होगी, 8। वर्तमान समय में यहाँ पहुंच गए हम, क्या हाल हमारा। सन 2000 में ये पेपर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पीसीएस में पूछे जा बार बार, यदि सारी याद रखनी यहाँ थे, बार बार पूछे जाके तुमसे बताओ। सन 2000 में के अंदर 3 राज्य बने थे। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ में बना 1 नवंबर को, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, झारखंड बना था कब, 15 नवंबर को। अब जी भी इनका क्रम पूछ लो, पहले कौन सा बना, पहले बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, बने सन 2000 में तीनों। फिर उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बीच में, याद आएगी बात है। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के नाम पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना का अलग हुआ था। 29वें राज्य के रूप में अलग हुआ था, लेकिन इस टाइम इसका स्थान 28वें नंबर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का दर्जा हट चुका ना। तो टोटल अब कितने राज्य, 28 है। सबसे लास्ट में कौन सा बना था, यही बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था वो 2019 में। 2019 में 31 अक्टूबर को हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जुलाई के अंदर मैं लद्दाख में घूमने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह, सिंगापुर भी नाम है। पता लगा 2019 में दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव एवं को विधेयक के माध्यम से दोनों का विलय कर दिया गया, और विलय कर दिया गया तो 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव इन्हें मिलाकर एक ही कर दिया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। कब की बात है, 2020 की।
उत्तराखंड का निर्माण, उत्तराखंड के बारे में तो इसे पढ़ लो थोड़ा सा। उत्तराखंड का निर्माण देखो, उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के नाम से हुआ। उत्तराखंड राज्य का विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति दे दी गई। ये पूछा जाएगा तुमसे, जब उत्तराखंड राज्य बना ना 9 नवंबर 2000 को, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। बहुत ईमानदार राष्ट्रपति थे। ये सरकार था ना, इतने चिढ़े थे, इनका बिल भी वापस लौटा देते, दोबारा लेकर आ जा। अब सोच लो, इसकी सी राष्ट्रपति अगर इतनी हिम्मत है ना, किसी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा रहा, तो ये समझ लो वो सरकार के बिल्कुल भी पक्षमनी है, नहीं विपक्ष में, न्यूट्रल व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे राष्ट्रपति मर गए दुनिया में। अब तो जो है ना राष्ट्रपति, वर्तमान समय जो राष्ट्रपति, वो एक रबड़ की मोहर बनकर रह गए। वह बात लगा, तुम इसका अर्थ ही ना बताओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य का गठन भारत के 27वें राज्य के रूप में, बने हुए हैं। सही बात है, 27वें राज्य के रूप में कर दिया गया। प्रथम राज्यपाल कौन बना था यहाँ के? सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। बताओ मेरे में क्या कमी थी? मेरे में कमी थी, उस टाइम पे 1 साल का था। हाँ, 1 साल का था उस टाइम। बहुत उत्तराखंड वाले तो बहुत लंबे समय तक डिमांड कर रहे थे। सही बात है, मेरे आने से पहले ही इन्होंने उत्तराखंड बनाकर बैठ दिया। आने वाला था ना मैं, सबको पहले शंका लग गई थी पूरी। अब सोच लो, डर गए। चलो, जब उत्तराखंड की बात आ गई, सुन लो ना। मेरे एक दोस्त, चले, वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल है। 100-788 का होगा नहीं, दो मंडल है, गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल। हम गढ़वाल मंडल के। 110 तहसील है, 95 ब्लॉक। उत्तरांचल का नाम ना, उत्तरांचल बना था, इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया कौन से अधिनियम के द्वारा? उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा। तत्कालिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके हस्ताक्षर के द्वारा 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम, इस सवाल पूछा जाएगा, जब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन। वर्तमान में नए राज्य के गठन की मांग। अभी भी कुछ लोग ऐसे, कुछ क्षेत्र ऐसे जो नए राज्य के गठन की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा राज्य अलग बनाओ। यूपी में कुछ लोग ऐसे, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है ना, आओ जानते हैं इसके बारे में लड़का, क्योंकि भी सवाल पूछा जा सके। ये लेटेस्ट चीजें देख लो। विदर्भ पड़ा महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ के लोग कह रहे हमारा महाराष्ट्र मतलब, कह रहे महाराष्ट्र मतलब एक अलग राज्य बनाओ, विदर्भ बनाओ। यह क्षेत्र पूर्वी महाराष्ट्र, अमरावती, नागपुर मंडलों से मिलकर बनता है। यहाँ के लोग आए समय पर मांग करते रहते हैं कि हमें विदर्भ बनाना, महाराष्ट्र मतलब काट कर विदर्भ बनाना। तो विदर्भ का नाम तुम हमेशा याद रखना। इसकी मांग के संदर्भ में जटिल बिंदु यह है कि विदर्भ आंदोलनकर्ता अमरावती मंडल, अमरावती, अकोला, ये लिखा यवतमाल तथा जिलों को सभी को प्रस्तावित विदर्भ के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हैं, जो कि पूर्ववर्ती बरार प्रांत में था, परंतु इन हिस्सों की संस्कृति विशेषता खानादेश और मराठावाड़ क्षेत्रों से ज्यादा मिलती जुलती है, न कि विदर्भ से। समझ की बात है। अब इस सरकार से बना नहीं रही, तो बस इतना तुम मोटे मोटे तौर पर याद रखना कि अभी भी मांग कुछ क्षेत्र के अंदर जारी है। जब महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ पड़ा, वहां के लोग आज भी डिमांड कर रहे हैं कि किसी तरह इस क्षेत्र को अलग बनाया जाए, विदर्भ नाम का एक अलग स्टेट बनाया जाए महाराष्ट्र के अंदर। तो याद रखनी तुम, ये हरित प्रदेश जो हरेला प्रदेश क्या हुआ, सही में हरित प्रदेश जैसे कहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने तुम बताया था नगीदा नाम पूर्व वाला। विगत कुछ वर्षों तो पता क्या हो रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को नए राज्य का हरित प्रदेश के निर्माण की मांग उठाई जा रही है। अच्छा, इसका प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली संस्कृति भिन्नता, क्योंकि उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में अलग संस्कृति पाई जा और इसमें अलग संस्कृति पाई जा। यहाँ के एक नेता भी है, राष्ट्रीय लोक दल के नेता, RLD के नेता, जिनका पार्टी का चिन्ह नलके वाले नेता है, अजीत सिंह, इस मांग की प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ भी डिमांड उठ रही है यूपी में से। और देखो बुंदेलखंड यूपी के अंदर बहुत सूखा पड़ा, बुंदेलखंड के अंदर देख लो।
बुंदेलखंड बुंदेलखंड रियासत को पहले विंध्याचल प्रदेश का हिस्सा बनाया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन में इसे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। खनिजों की दृष्टि से इस संपन्न होने के बावजूद शिक्षा व आर्थिक संसाधनों की कमी तथा बंजर भूमि के कारण यहाँ पिछड़ा बन जाता है। तो यहाँ बुंदेलखंड के भी लोग डिमांड करते रहे कि किस तरह हम नया राज्य बनाया जाए। एक हमारे पास विंध्य प्रदेश, एक तुलुनाडु, एक हमारे पास दिल्ली, एक कराईकल, इन्हें अलग अलग राज्य के बनाने की डिमांड चलती रहा आए दिन। ठीक, एक तो हमारे पास होगा विंध्य प्रदेश, एक होगा तुलुनाडु, एक होगा दिल्ली, एक कराईकल। अगर मेंस में सवाल आ जाए पूछने के वर्तमान समय में डिमांड कहाँ उठ रही है, इन क्षेत्र के अंदर उठ रही, आना बड़ा मुश्किल है, आ जा कभी फिर समझ बात है किस क्षेत्र में। अब सवाल है, हाँ जी एक सवाल है हमारे पास, मेंस का क्या क्वेश्चन है, राज्य के गठन के लिए, ये सवाल है राज्य गठन के लिए जेवीपी कमेटी थी ना, जो जेवीपी समिति थी, उनके अनुसार पर टिप्पणी लिखनी, 20 शब्द लिखने। बताओ कितने शब्द लिखने, 20 शब्द। अब 20 शब्द कैसे लिखोगे हम बताओ, राज्य पुनर्गठन के लिए जेवीपी कमेटी पे 20 शब्द लिखने। 20 के भी तुम 30-40 तो तुम आराम से लिख दोगे। जेवीपी कमेटी के बारे अभी तो पढ़ गए तुम, कहाँ से लिखोगे, एस के धारा आयोग के पश्चात, एस के धारा आयोग था उसके पश्चात, एस के धारा आयोग के पश्चात एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, देश के अंतरिम संसद के द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसे जेवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। जेवीपी कमेटी में 3 मुख्य व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया था। सही बात है, पता लग चुका है। ये तो हम रिकमेंडेशन दी थी उसने, फिर धीरे धीरे अगर चाहे तो और भी बढ़ा कर लिखना तुम, तो आंध्र प्रदेश वाली पूरी बात लिख सकते हैं कि हाँ अमुक नाम के व्यक्ति ने आंदोलन करा था और ये जो अमरनाथ में बैठा था 58 दिन तक इसकी मौत हो गई थी, फिर राज्यों की डिमांड तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। अगर 50 शब्दों में लिखना पड़ जाता तो समझ में आएगी बात है। राज्य पुनर्गठन 1953 की सिफारिशें क्या थी, मैंने कहा था, इसलिए 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग था ना, उसकी सिफारिशें क्या थी, उन सिफारिशों को मैं दोबारा पेज लगा रहा हूँ, दोबारा फिर रट्टा मारा उनका, उसकी सिफारिशें क्या थी, समझ गए, क्योंकि ये पेपर में पक्का आ सके, यहाँ लिखने को जरूर आओ सवाल। तो मैं इसकी सिफारिशों को लगा रहा हूँ, क्या क्या सिफारिशें दी थी उसने, कौन से पेज में, इस पेज पर। ठीक है, दोबारा पेज लगा दिया, सारी रट्टा मारनी तुम अभी मेरे साथ में, कितनी बात लिखी हुई इसके अंदर। ये तो 55 में रिपोर्ट आई थी, तो बताओ क्या क्या अनुसंधान है। केवल भाषा संस्कृति और राज्य के पुनर्गठन, केवल भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य के पुनर्गठन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता को प्रमुखता मिलनी चाहिए। पक्का पहला पॉइंट याद होगा, किसके आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, बनने बनना चाहिए, किसके आधार बनना चाहिए, राज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर मिलनी चाहिए। पता लग चुका, एक पॉइंट याद होगा, सुन लूंगा मैं सट्टा का, मैं फोड़ूंगा। दूसरे वाला बताओ, भाषा आधार पर राज्य का पुनर्गठन तर्क भी व्यवहारिक नहीं है। सही में, तर्क के आधार पर, ऐसे लिख दो, तर्क के आधार पर भी व्यवहारिक नहीं है, तर्क के आधार पर भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः है प्राय, वस्तुतः हटा दो, प्राय लिख, इसे हटा दो इसको, प्राय ऐसा कोई भी राज्य बनाया जाना असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी है। प्राय ऐसा कोई भी राज्य बनाया जाना असंभव है जो एक भाषी है। पता लग गया, दो कितने पॉइंट हो गए। कौन सा आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अनुशंसा का भाई 1955 में। अभी तक कितने अनुशंसाएं पढ़ी हमने, अनुशंसा का मतलब क्या, सलाह, सारी सलाह मानने की सरकार या कुछ कुछ मानने की, मतलब दूसरी सलाह क्या थी, एक भाषा के आधार पर राज्य बनाना संभव या संभव, राज्य के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया इन राज्य, तो कीवर्ड याद रखेगा, कीवर्ड दिमाग में रखेगा, ऐसा एक वर्ड पता लग जाए मुझे, इससे पूरी बात है। भाषा आधार पर राज्य बना कर दिया उन्होंने, जब भाषा आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर बना कर दिया, तो फिर किसके आधार पर कहा वो भी समझ लो। राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक कुशलता के आधार पर, मतलब क्या, राज्य बनाना चाहिए। पहला पॉइंट याद होगा। दूसरा पॉइंट बताओ, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन तर्क तय नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। प्राय ऐसा कोई भी राज्य बनाया जाना असंभव है जो एक भाषी को
जो राज्यों का वर्गीकरण कर रखा था ना पहले हमने, क ख ग म, ए बी श्रेणी में बांट रखा था, ए बी सी डी बांट रखा था, उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन दी थी। इसमें 3 अनुशंसाएं मुझे याद होगी, चौथी अनुशंसा में याद करने जा रहा हूँ। चौथी अनुशंसा पढ़ो चलो। आयोग ने 16 राज्यों को बनाने की सिफारिश की थी। 16 राज्यों को बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें विदर्भ, हैदराबाद भी शामिल थे। भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। पक्का क्या कर दिया? अस्वीकार। इसके अलावा आयोग ने तीन संघ क्षेत्रों को, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार की अनुशंसा की थी। पक्का पता लग गया है तक? बस इतनी बात भी याद रख सको ना, 16 राज्यों को बनाने की सिफारिश की थी। अब याद रखनी, कुछ और याद रह जाए। विदर्भ और हैदराबाद बनाने शामिल की थी, सरकार ने स्वीकार कर दिया। इसके अलावा आयोग ने 3 संघशासित प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाने की अनुशंसा की थी। याद रहेगी बात ये, ठीक। उसके बाद सरकार ने कितने बनाए थे? 6। इस रिपोर्ट को मोटे तौर पर स्वीकार कर लेगा, ये भी रखना मोटे तौर पर। 1 नवंबर 1956 को संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया। इसे भी याद रख सको तुम। 1 नवंबर 1956 को संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत वर्तमान में राज्य की संख्या 14 से बढ़कर 28 हो गई। ये भी लिख सको तुम। केंद्र शासित प्रदेश 6 से बढ़कर कितने हो चुके? 8 हो चुके। पता लग चुका? सन 2000 में कितने राज्य बने? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। अगर तुम 125 शब्द आगे लिखने को, तो तुम्हारी ना बात लग जाएगी वहां से पीछे में। कभी कभी 100 शब्द लिखने को, सही बात है। हो सकता है 125 शब्द लिखने को, सही बात है। 150 शब्द लिखने को, 150 शब्द कहाँ से लाओगे? तो सारा डाटा लिखना पड़ेगा इससे संबंधित है, कि उससे रिलेटेड हो रहा है। इसके राज्य पुनर्गठन के आधार पर हमने 3 राज्य बनाए हैं। के आधार पर 3 राज्य बनाए, छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया और झारखंड बनाया। नोट्स के अंदर लिखी हुई बात के आधार पर बेस बनाते हो, तब आगे चले करो। समझ आई बात? क्या कहा मैंने? पहले बताना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, सही बात है। 2 जून 2014 को अपना आंध्र प्रदेश बनाया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया। उसके जम्मू कश्मीर बनाया हमने। जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया दो राज्यों में, जम्मू कश्मीर और राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। दादरा नगर 2019 में एक विधेयक ले गए थे हमने। 2020 में हमने क्या कर दिया? दादरा नगर हवेली, दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया। याद रहेगी बात है। उत्तराखंड का मैंने स्पेशल तुम्हें समझाई दिया। ये सर नो पता लग गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना था। 55 अनुशंसाएं आई थी। 4 अनुशंसाएं याद रखनी। बस अगर पेपर में आए 50 शब्दों में टिप्पणी लिखनी तो 50 पे लिख दो। वैसे 100 शब्दों में टिप्पणी आए तो 100 शब्द तुम आराम से बना सको उसके बारे में। चलो दूसरा फेसिट पता क्या है? छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य। क्या छोटे राज्य विकास की गारंटी देते हैं? हाँ, पैन गिर गया। जब पैन गिर जाए पता क्या हो? टूट जा पैन हो। चश्मा लगाएगा ढीली चला रही है। ऐसे ऐसे चश्मे यहाँ गाड़ियों में पड़े होंगे हमारे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। याद भी कुछ पॉइंट मिलने वाले तुम्हें लिखने वाले। हेलो, बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। एक तो बड़े राज्य हमारे पास, एक छोटे राज्य। अब यूपी इतना बड़ा राज्य, ठीक, यूपी इतना बड़ा राज्य। तो जब यूपी इतना बड़ा राज्य, एक छोटा राज्य, तो बड़े राज्य और छोटे राज्य की लड़ाई है। क्या बड़े राज्य विकास की गारंटी देते हैं? राज्य बड़ा होगा तो उसका विकास होगा क्या? ये छोटा राज्य होगा तो उसका विकास होगा क्या? उत्तराखंड वालों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड वालों ने। क्या उत्तराखंड का विकास अब हो पाया? क्या जो छोटे झारखंड बनाया उन्होंने, छत्तीसगढ़ बनाया, पहले छत्तीसगढ़ बनाया, फिर उत्तराखंड बनाया, फिर झारखंड बनाया। जब भी 3 राज्य बनाकर तुम छोटे छोटे राज्य बनाकर बैठ गए, क्या इनका डेवलपमेंट देख लो कहाँ इनका विकास हो पाया? नहीं हो पाया। और क्या छोटे कैसे सच में गारंटी देते हैं? अगर चलो मान लीजिए हम यूपी में हुआ करते थे, तो हम अपनी प्रशासनिक सुविधा के, हमारी राजधानी क्या थी? लखनऊ। अब हमें लखनऊ कितनी दूर जाना पड़ा? 13 घंटे लगे लखनऊ पहुंचने में। अब देहरादून पहुंचने में लगा 2 घंटे में, 1 घंटा 2 घंटा, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाओ देहरादून यहाँ से। अब तो इसका मतलब प्रशासनिक सुविधा चाहिए, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर छोटे राज्य, यहाँ के आसपास की जो जनता होगी अपनी मांगों को लेकर यहाँ फटाफट आंदोलन कर देंगे। यहाँ इस बार देहरादून में जाकर फटाफट तेज स्पीड से अब हम आंदोलन करने वहां जाएंगे। वहां से मुख्यमंत्री सुनने का नहीं बिल्कुल भी। समझ बात क्या? मुख्यमंत्री सुनने का नहीं बिल्कुल भी। हकीकत पता क्या हो? हकीकत ये भी समझ लो कि छोटे राज्य बढ़िया होंगे, बड़े राज्य बढ़िया होंगे।
तो जरूरी हो क्या, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना, स्थानीय लोगों को बढ़ावा मिलना। तो छोटे राज्य का बेनिफिट भी है, लेकिन सवाल यही है वहां के जो छोटे छोटे नेता हो ना, वे संकीर्ण राजनीति करते हैं, और वे जब संकीर्ण राजनीति करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है पता किस पर, उस समय में मांग आंदोलन को उग्र कर देते हैं। फिर वहां के आसपास लोकल लोग ना उन्हें मिलकर वोट देते हैं, उन्हें मिलकर वोट देते हैं। जब उन्हें मिलकर वोट देते हैं फिर वे राजनीतिक हथियार बना लेते हैं पूरा का पूरा। फिर डिमांड करते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो पूरा एक राज्य बनाकर तैयार कर देगी। इसे लेकर हमेशा डिमांड रही, लिखोगे क्या, सबसे बड़ा खेल तो इसका लिखने का, लिखोगे क्या, समझ बात है, आ जाओ समझते हैं इसके। ये हमारे पास मान लो ये पूरा का पूरा ये राज्य पूरा का पूरा राज्य है, इस क्षेत्र के अंदर ना ये पूरा एक क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र यहाँ का भी मुख्यमंत्री पैरी भी नहीं करेगा, अभावग्रस्त का शिकार है वो, संकीर्ण राजनीति का शिकार है। छोटी छोटी राजनीति है, ये राजनेता पनप जाएगी यहाँ की। एक नेता पक्का खड़ा हो जाएगा, उन्होंने मैं डिमांड उठाऊंगा, वो बात अलग, वोट लेने के बाद 5 साल बाद आने का भी नहीं यहाँ की, समझ बात यार। ठीक, तो उसके बाद यार छोटे छोटे क्षेत्र भी पूरा का पूरा राज्य मान लो, यूपी मान लो, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ना जो प्रशासनिक असुविधाएं हैं, अस्पताल नहीं है, पुल नहीं है, बहुत चीजें हैं जो नहीं है, तो क्या होगा हमारे यहाँ से। तो यहाँ के लोग ना बहुत सारे लोग आपस में मिलकर जुड़ते चले जाएंगे, इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा इसका दायरा। इन्हें भी मिलाएंगे, राजनीति करने वाले लोग सारे अपने आप को इन्हें भी मिला लेंगे। पता क्या कहेंगे, अगर हम जो बोल रहे हैं तुम भी वही बोलना। तुम बताइए कि एक हरित प्रदेश बनाना है यूपी में, तो कट का एक हरित प्रदेश बनाना है कि यूपी में, तो कट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काट कर नगीना धामपुर बिजनौर ये पूरा इलाका ना एक जो बनाना पूरा का पूरा एक हरित प्रदेश बनाना। चलो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे, डिमांड उठानी स्टार्ट कर देंगे यहाँ के छोटे छोटे नेता, क्योंकि नेताओं को तो अपना पेट भरना, बिल्कुल नेता तो मतलब नेता हो, अपना पेट भरना, वहाँ की जनता को भड़काना स्टार्ट कर देंगे। जनता जिसके साथ होगी बस इस पूरे एरिया में कुछ लोग मरते रहेंगे, कुछ घटते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। विकास इसका फिर भी नहीं होता, छोटे राज्य का विकास फिर भी नहीं होता। और समझते हैं वर्तमान में राज्यों की मांग का आधार सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषाई ना होकर विकास हो गया है। अब जैसे स्टेटस बदला हमारे यहाँ से, लोग पता क्या कहते हैं, यार हमारी भाषा तुम्हारी कोई भी सामाजिक, तुम्हारा समाज कोई भी सांस्कृतिक भाषा तुम्हारी कुछ भी भाड़ा में तुम्हारी सांस्कृतिक बात या डेवलपमेंट होना चाहिए, इसकी बात करो। वर्तमान समय में, आज के समय में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, सब हमने पीछे छोड़ दिया, सामाजिक, संस्कृति और भाषा को पीछे नकार दिया हमने कहा राज्य बनाइए, बाद में बनाना, राज्य बनाओ, विकास होना चाहिए। आज के लोग जागरूक हो चुका है, वो ना समाज को लेकर नहीं लड़ता, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर नहीं लड़ने वाला बिल्कुल भी, वो विकास को लेकर लड़ रहा है। विकास होना चाहिए, मेरा बच्चा भी यार iPad होना चाहिए उसके हाथ में, सही। वो कब तक स्कूल की कॉपी पर लिखते लिखते मरेगा, वो iPad पर क्यों नहीं लिखेगा, सही बात यार। एक पेन होना चाहिए, एक iPad होना चाहिए, पूरा कॉपी खत्म कर दिया और उस पर लिखा गाओ, क्या जरूरत पड़ी सबके हाथ में, वही चीज कर दो, क्या दिक्कत हो रही। वर्तमान में विकास ही राज्य के पुनर्गठन की मांग करता है। अगर विकास होगा ना तो राज्य के पुनर्गठन की मांग करता है वही आजकल, क्योंकि बड़े राज्य में जिले भी बड़े होते हैं तथा छोटे राज्य में जनपद भी छोटे होते हैं। सुन लो, बड़े राज्य में जिले भी तो बड़े होंगे और जनपद भी छोटे होंगे, छोटे राज्य में जनपद भी छोटे होंगे। छोटे जनपदों में जनता की भागीदारी प्रशासन से अधिक होती है। अगर मुझे छोटा राज्य होगा, छोटा जिला होगा मेरा, तो डीएम आसपास के लोगों तो मिलता होगा नहीं होगा, क्योंकि जिले का जो अधिकारी हो, अधिकारी कौन हो, डीएम ही तो हो। सारी पावर किसके हाथ में हो, डीएम के हाथ में हो। अब नो देखो तो हरिद्वार के डीएम का नाम तक नहीं पता तुम्हें, सही बात है। तो जिला भी तो कितना बड़ा होगा, कितनी बुरी हालत है, जिला भी तो कितना बड़ा होगा। क्या दीपक रावत यादव की सोशल मीडिया एक्टिव रहता था ना, वो वीडियो डालता रहता था। उसके बाद तो मुझे डीएम का नाम भी नहीं पता, यहाँ के कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करते ना, भ्रष्ट है, इंटरेक्ट नहीं करते ना। इंटरेक्ट करने मतलब जनता से जुड़ा हो। अगर छोटा सा मतलब 20-30 मिला को गाँव होता पूरा का पूरा, कभी भी तुम जाकर पुलिस स्टेशन बात करते 20 यहाँ होते 5-7 गाँव होते, बहादुरपुर, बिचपड़ी, सांतरसा और ये पूरा का पूरा धनौरी होता, बस इन्हें मिलाकर पूरा का पूरा। पहाड़ों में इस तरह ही है, ये 4-5 गाँव डीएम के सर पर जाकर कट जाते हैं। जुड़ाव महसूस होगा, अगर छोटा राज्य होगा तो जुड़ाव महसूस होगा नहीं, और डीएम की पावर पूरी हो फिर वो तुम्हारी बात आगे पहुंचाता हो, समझ में आया, सुविधा तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाता। तो बड़ा जनपद की है तो दिक्कत है, छोटे जनपद में देखो सुविधा हो, क्योंकि बड़े जनपद में जिले भी बड़े होते हैं तथा राज्य में छोटे जनपद भी छोटे होते हैं। छोटे जनपदों में जनता की भागीदारी प्रशासन में अधिक होती है, इसमें जन भागीदारिता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण विषय, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे राज्य विकास की गारंटी देते हैं। हाँ, छोटे राज्य में विकास हो सकता, लेकिन 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 नए राज्य बनाने में केंद्र सरकार पर वित्त का भार पड़ता है, ये बात मत भूलना। क्योंकि जब नया राज्य बनाओगे तो राजधानी बनाओगे, मुख्यमंत्री का घर बनाओगे, बहुत सारे अलग अलग विधायकों का नई विधानसभा बनाओगे, और जब नई विधानसभा बनाओगे तो वहाँ विधानसभा के कभी हो सकता है विधान परिषद बनाने पड़ जा, उनके ऑफिस बनाओगे, निदेशालय बनाओगे,
कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा जाएगा राज्य बनाने में। जोर किस पर पड़ेगा? केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार पहले से डूबी पड़ी हुई, जिसका बजट ही घाटे में चल रहा लगातार, वो ये चाहेगी। वो तुम सोचो, और पैसा मेरे पास कहाँ था वो, और ये नए राज्य बनाकर डिमांड उठ, इसीलिए सरकार नहीं तो सरकार कल को बना दे नए राज्य, सरकार का खर्चा हो जाएगा। सरकार पहले से डूबी पड़ी कर्जों में, सरकार पता नहीं कहाँ से लेके आ रही पैसे। सही बात है। ऐसी कौन सी संस्था जिसके सामने भारत सरकार जाकर हाथ नहीं फैलाती? सही बात है। इसलिए नए राज्य बनाना ना इतना आसान बात नहीं है, सरकार को वित्त का भार पड़ता है। नहीं तो कल को बना कर रख दे राज्यों से, क्या है सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार पहले से घाटे में चल रही, सरकार का बजट देखो कितना घाटे का बजट है हमारे यहाँ की। सही बात है। हमारे यहाँ वित्त बोझ किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। इतना पैसा हम अपनी सेना को नहीं दे रहे, जितना ब्याज देगा रहे बाहर जाकर। हर साल हम इतना ब्याज अपनी सेना को दे रहे, अपने तुम हथियार खरीद दो, हेलीकॉप्टर बनाओ, ये करो, वो करो। इतनी पैसा मतलब रक्षा क्षेत्र में खर्च नहीं कर रहे जितना ब्याज दे जाकर हम, क्योंकि हम बाहर से पैसे लेके आए थे, तो हम कर्जे में पहले से डूबे पड़े, उसका कर्जे नहीं उतर रहा हमारे पर। ये कह रहे नया राज्य बना दो। सही बात है। ठीक, मतलब यह तो वही बात होगी ना, होने वाला मेरा ब्याह, और उसमें आएगा 20 लाख रुपए का खर्चा। सही बात है। और तुम सारी बताओ मुझे क्या होगा? मुझे लंचा चाहिए, मुझे पंचा चाहिए, मुझे 2 जोड़े चाहिए, इसे कोट चाहिए, इसे साड़ी चाहिए। सही बात। और ये भी तो क्या भी तो रही 2 करोड़ रुपए वाली साड़ी चाहिए, 2 करोड़ रुपए वाली। कुछ नहीं मिलना है किसी को। शादी में दो व्यक्ति जाएंगे, 1 + 1, 2 व्यक्ति जाएंगे शादी में। हाँ, किधर जाऊंगा? यदि चुप 1 घंटे में सब समझा रहे, इसको तो दिन लंबी डिबेट चले नहीं। शादी का नाम लिया, उस पर डिबेट चलानी शुरू कर दी। दुनिया के हर समाज को एंटरटेनमेंट चाहिए। नए राज्य बनाने के लिए जितना भी खर्चा होता है उसका कुछ ही, सुन लो, नए राज्य बनाने में कई लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा। इससे बढ़िया क्या करे सरकार, जाकर उस क्षेत्र में विकास कर दो ना, जो जहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। बताओ घर पर क्या नहीं है भाई? पुल नहीं है तो बना दो पुल। बताओ क्या नहीं है? सड़क नहीं है, सड़क बना दो यार। क्या नहीं है बताओ? अस्पताल नहीं है, अस्पताल बना दो यार। तो सरकार पता क्या करती है? सरकार चाहती है जो तुम्हारी डिमांड हो उसको फुलफिल कर देंगे। अगर तुम राज्य ही चाह रहे तो राज्य बनाना इतना आसान बात नहीं है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उत्तराखंड वाले तो पूछो, कुछ प्रतिशत हिस्सा उस विशेष क्षेत्र पर लगाया जाए तो इस क्षेत्र को लोकतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ते हुए विकसित किया जा सकता है। ये एक फायदा है। ये तुम सलाह दोगे कि हाँ नया राज्य नहीं बनना चाहिए, सरकार को वित्त भार पड़ता। वर्तमान में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार भी तो बहुत तगड़ा ना। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार की जड़ें लोकतंत्र में बहुत गहरी है। जब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक विशेष क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ये तो बात तुम समझाता चाहता हूँ। एक बात बताऊं तुम्हें, राज्यों के पास इतना पैसा चारों तरफ से पैसा बरसा है। सरकार पता क्या कहती है? मैं तुम्हें ना ब्याज मुक्त भी लोन दे रही हूँ, 50 साल तक तुम्हें पैसे ले जाओ बेटा, 50 साल तक कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, पर अपने यहाँ कितना विकास करो। हकीकत पता क्या है? सारे लोग मिल बांट कर पैसा खा रहे। इतने हरामी नेता ना हमारे देश के, पता क्या कह रहे? अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो तुम? खुद यूके से पढ़ गया, खुद यूके से आया। इनकी लड़कियां मुझे फोन करो यार। सही बात। चुप हो जाओ, नहीं समझ रहेगा तुम। इनके जागते तो बढ़ रहे वहां विदेश में, देश में। सही बात। हाँ फोन करती है। मैंने उठाता किसी का फोन। हाँ क्यों कह रही? अब आप यहाँ गए ना, मेरे पापा ना वहाँ पे MLA है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नंबर सेव कर लिया। पता लगे क्या है? अच्छा, तो क्या छोटे राज्य सदैव विकास की गारंटी देते हैं? इस कथन से आप क्या समझते हैं? तर्कसंगत है तो तर्कसंगत उत्तर दीजिए। 150 सवाल पूछा जा सके। सारे पॉइंट में लिखने ऊपर जो बताया तुम्हें। टाइम बताओ कितने हो गए? अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए,
देख लो यहाँ से, ये राज्य है हमारे पास, कौन कौन सा राज्य कब बना, खत्म। नए राज्यों के गठन के बाद देख लो कौन कौन सा कब बना है, ये लिस्ट में पेपर पूछे जा सकता है। आंध्र प्रदेश बना सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 में, फिर 56 में बना हमारे पास गुजरात, राजस्थान 60 में, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र 60 में, नागालैंड 63 में बना, हरियाणा 66 में बना, यहाँ हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, मेघालय मणिपुर बना 1972 में, त्रिपुरा भी 1972 में बने, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, सिक्किम बना 1975 में, 87 में 3 राज्य बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये तो बताइए तुम्हें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये 2000 बने थे। सबसे लास्ट में कौन बना, तेलंगाना। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कल को हम दूसरे चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, उसका नंबर सिटीजनशिप, नागरिकता जिसे कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है नागरिकता। समझने की बात। आज के एपिसोड में इतना ही, कल मुलाकात हो। यू कैन गो टू होम।